बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज से मैथ 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। चैप्टर 4 चैप्टर 5 में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और उनसे रेलेवेंट बहुत से क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। फाइनली अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड कुछ काम करने जा रहे हैं। तो फाइनली आज के लेक्चर में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, जिसको आप बचपन से जानते हैं, इसको डिस्कस करेंगे और फिर इससे रेलेवेंट एग्जांपल देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम ही जाहिर कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कोई चीज़ कॉमन होगी और वो होनी भी हाईएस्ट चाहिए। हम अपनी स्मॉल क्लासेस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड करना सीख चुके हैं। स्मॉलर क्लासेस में भी हमने HCF फाइंड करने के 2 मेथड्स देखे थे। सिमिलरली इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी HCF फाइंड करने के 2 मेथड्स ही होंगे। सबसे पहले HCF की डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर टाइप्स देखते हैं, मेथड देखते हैं कि कौन से 2 मेथड है HCF को फाइंड करने के। उसके बाद हम उन दोनों मेथड्स की एक एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें पता हो जाए कि HCF फाइंड कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। तो डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बुक की डेफिनेशन मैंने उठाई है। इफ़ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, कि अगर 1, 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होंगे, then their common factor of highest power is called HCF of the expression। तो उनका कॉमन फैक्टर जो आ रहा होगा हाईएस्ट पावर का, वही हमारा उसी एक्सप्रेशन का HCF भी होगा। इस डेफिनेशन का असल मकसद आपको तब समझ आएगा जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सिंपल अल्फाज में अगर 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन हो तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा और होना भी हाईएस्ट पावर वाला चाहिए, उसको हम HCF कहेंगे। क्लियर होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें हम वेरिएबल, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स और पावर के साथ छेड़छाड़ी करके उनको सोल्व करते हैं। हमने डिफरेंट फार्मूलाज भी पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। अब अगर हम देखें कि फाइंडिंग HCF के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, तो हम HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है जो हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। पहला मेथड हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड हमारे पास है बाय डिवीजन। फैक्टराइजेशन फैक्टर से निकला है, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा HCF भी होगा। और अगर डिवीजन की बात करें तो अगेन नाम ही जाहिर कर रहा है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और उसके बाद अगेन जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। आइए 1 बाय 1 इन दोनों को डिस्कस करते हैं। HCF बाय फैक्टराइजेशन, इस एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले हम अपनी पिछली क्लासेस में जाते हैं और ज़रा सोचते हैं कि हम पहले फैक्टराइजेशन HCF के साथ कैसे किया करते थे। इमेजिन करें मेरे पास 2 नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर मेरे पास 15 है एंड सेकंड नंबर मेरे पास 10 है। तो फैक्टराइजेशन फैक्टर से निकला है, यानी जो भी नंबर्स या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हम नंबर्स की बात करें, सिंपल नंबर्स की जो हम छोटी क्लासेस में करते रहे। सिंपल नंबर्स में जो भी नंबर हमें गिवन होते थे तो हम उनके फैक्टर्स निकालते थे। फैक्टर्स निकालने के हमारे पास एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर 15 है तो 15 किन किन टेबल्स में आता है? जी, जिन जिन टेबल में 15 आएगा वो टेबल 15 के फैक्टर्स बनते जाएंगे। अब आप जानते हैं मैंने इसलिए सिंपल नंबर्स उठाए हैं ताकि आपको समझा सकूं कि फैक्टराइजेशन से HCF कैसे निकाला जाता है। 15 1 के टेबल में आता है, हर नंबर 1 के टेबल में आते हैं, हम जानते हैं। 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। उसके बाद अगर आप जाएँ तो 15 5 के टेबल में आता है और 15 अपने टेबल में आता है। यानी 15 के 4 फैक्टर बन गए, एक 1, सेकेंड इज 3, फोर्थ इज, थर्ड इज 5 एंड फोर्थ इज 15 इटसेल्फ। अब देखते हैं हम 10 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 10 के अगेन हमारे पास 1 एक फैक्टर हो गया, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 एक फैक्टर हो गया, और 5 के टेबल में 10 आता है, 5 एक फैक्टर हो गया, और हमारे पास 10 अपने टेबल में भी आता है। तो हमारे पास अगेन 4 फैक्टर्स 10 के हो गए, 1 2 5 एंड 10 इटसेल्फ। तो 15 के 4 फैक्टर्स 1 3 5 15 एंड 10 के 4 फैक्टर्स 1 2 5 10। अब हमने ये देखना होता था क्योंकि HCF के वर्ड में हमारे पास आ रहा है कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों के जब हमने फैक्टर्स बनाए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? जी 1 दोनों में आ रहा है, 2 10 में आ रहा है लेकिन 15 में नहीं आ रहा, 3 15 में आ रहा है लेकिन 10 के फैक्टर्स में नहीं आ रहा,
लेकिन 15 और 10 दोनों के फैक्टर्स में 5 आ रहा है, तो एक 1 हो गया और एक 5 हो गया। इन दोनों को हमने आपस में करते थे मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई पे 5 किया तो मेरे पास आ गया 5, यानी कॉमन फैक्टर भी ले लिया और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। हाईएस्ट से मुराद क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आए थे, एक 1 और एक 5। अगर हम खाली 1 लिख लेते तो वो हाईएस्ट तो ना हुआ, क्योंकि 1 से ग्रेटर एक वैल्यू गिवन है 5। इस वजह से जो भी जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनको हमने आखिर में करना होता था मल्टीप्लाई। जब हम उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बन जाता था। इसी रूल को अब हम पोलिनोमियल्स पे यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे लगाएंगे। एग्जांपल में पोलिनोमियल का वर्ड आया है। पोलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अगर वो होल नंबर नहीं होगी तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे लेकिन पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स बनाने का मेथड जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने फार्मूलाज पढ़े हैं। तो जितने भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे उन सब में हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। जितने नंबर्स कॉमन आएंगे, जैसे हम सिंपल नंबर्स में करते थे, जितने फैक्टर्स कॉमन आते थे हम उनको मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह यहाँ पर जितने फैक्टर्स जितनी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास कॉमन आएगी, एट द एंड ऑफ द डे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंचाएंगे, वही हमारा HCF भी होगा। तो इस एग्जांपल में हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स गिवन है, x² - 4, x² + 4x + 4 एंड 2x² + x - 6। x² - 4 को अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया सारे फार्मूलाज लगेंगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर 4 में, a² - b² = a + b × a - b। यानी अगर दो नंबरों का स्क्वायर हो जाए और मिड में नेगेटिव का साइन आ रहा हो तो एक दफ़ा उन दोनों नंबर्स के दरमियान में हम प्लस का साइन लगा देते हैं और एक दफ़ा माइनस का साइन लगा देते हैं और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल x² - 4 को देखा जाए तो पहले नंबर x का स्क्वायर तो है। अब 4 हम जानते हैं कि 4 है 2 का स्क्वायर, 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और माइनस हमारे पास है, दो नंबर्स दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ये हमने इसको खोल के लिख दिया और ये हमारे पास x² - 4 के ये फैक्टर्स आ गए। जब हम फार्मूला खोलेंगे हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा। क्लियर होगी बात। सेकंड पोलिनोमियल देखिए, x² + 4x + 4। अब ये भी हमारे पास फार्मूला ही बनता है, लेकिन ये हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म गिवन है। अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने अगेन चैप्टर 4 में एक फार्मूला पढ़ा था a + b² का। ओपन वो इस तरह से होता था कि a + b² = a² + 2ab + b²। तो सेकंड पोलिनोमियल हमें a² + 2ab + b² की फॉर्म में गिवन है। तो इसको पहले इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, कुछ इस तरह से। x² + 4x + 4 को मैंने x का होल स्क्वायर लिख दिया, दरमियान में क्योंकि 2ab आना होता है तो हमारे पास ax है और b 2 है और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। तो हमने इसको पहले फार्मूला की शक्ल में लिखा और फिर हमें मालूम है कि इस फार्मूला की क्लोज फॉर्म a + b का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ax है और b 2 है, तो x + 2 का होल स्क्वायर ये हमारे पास इसकी क्लोज फॉर्म आ गई। क्लियर होगी बात। थर्ड एंड लास्ट पोलिनोमियल देखिए, 2x² + x - 6। ये हमारे पास क्या हो सकता है जी। अगेन यहाँ पर फार्मूला तो लग नहीं रहा, क्योंकि फार्मूला तब लगता है जब स्क्वायर होता है, जब क्यूब होता है ना हमारे पास, जहाँ पर 6 किसी का ना स्क्वायर बनता है ना 6 किसी का क्यूब बनता है, तो फार्मूला तो यहाँ पर नहीं लग सकता। हमने चैप्टर 5 में एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ा था जिसका नाम था मिडल टर्म ब्रेक, यानी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म को हम ब्रेक करते थे। अब 2x² + x - 6 में, ये मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट करके देना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग दे दूँ आपको कि मिड टर्म ब्रेक क्या होता है। 2x² + x - 6 में मिड टर्म x है, इसको हमने करना होता था ब्रेक। ब्रेक इस तरह करना था कि अगर आप पहले नंबर 2x² को दूसरे नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 6 हो जाएगा 18, सॉरी 2 6 12 और माइनस है तो -12 और x² एज इट इज आ जाएगा। यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया -12x²। तो मिड टर्म यानी x को इस तरह ब्रेक करना था कि अगर मैं उन दो नंबर्स में ब्रेक करूँ इसको, उन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -12x² आए
और अगर मैं उनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास x जो मिड टर्म है वही आ जाए। तो अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करते थे, कैलकुलेटर से भी हमने करना सीखा था, हमने विद द हेल्प ऑफ माइंड पावर भी करना सीखा था। लेकिन अब वो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कैसी होती है तो आप चैप्टर 5 में जाए, 5.2 से पहले मेरे लेक्चर देखें। तो ये मैंने इसकी कर दी मिड टर्म ब्रेक। अब x को मैंने ब्रेक कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। 4x माइनस 3x किया। x को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर दिया जिनको प्लस या माइनस करने से, देखिए आप 4x प्लस 3x माइनस, 4 माइनस 3 किया तो x ही आ गया, प्लस माइनस करने से x आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x² आना चाहिए था, तो 4 3 हो गया 12 प्लस माइनस माइनस x से मल्टीप्लाई होकर x² आ गया। यानी हमने मिड टर्म ब्रेक्स ही की है। उसके बाद हम क्या करते थे कि क्योंकि अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई तो पहले 2 टर्म में से कॉमन लेना और अगली 2 टर्म में से कॉमन लेना था। तो पहले अगर आप देखें 2x² प्लस 4x में से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है और x दोनों में आ रहा है, लेकिन x की पावर एक 2 है एक 1 है जो हम लिखते नहीं। तो मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉल पावर को हम कॉमन लेते हैं। तो 2x हमने कॉमन लिया, जैसे ही 2x कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट मेरे पास x प्लस 2 बच गया। अगले दो जो नंबर्स हैं 3x और 6 दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया और 3 भी कॉमन ले लिया क्योंकि 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। 3 अपने टेबल में 1 आएगा, x एज इट इज, 3 2 6 तो 6 जगह 2 आ। याद रहे आपने कॉमन से लेना है कि अंडर ब्रैकेट दोनों चीजें सेम है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्लस 2 दोनों चीजें सेम आ रही है। तो अब क्योंकि x प्लस 2 2 दफा हो लिखा हुआ है अंडर ब्रैकेट, उसको आप एक दफा लिख दें और 2x माइनस 3 ये दो वो नंबर है जो कि ब्रैकेट के बगैर लिखे हुए हैं, इनको भी आप ब्रैकेट में बिल्कुल लिख दें। तो ये मेरे पास मिड टर्म ब्रेक से मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंचा दिया। अब तीनों एक्सप्रेशन के सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे पास गिवन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पहले जो हम काम करते हैं वो है कॉमन फैक्टर। x² माइनस 4 में, x² प्लस 4x प्लस 4 में एंड 2x² प्लस x माइनस 6 में, इन तीनों एक्सप्रेशन में हमने कॉमन चीज देखनी है। क्या कॉमन आ रहा है जी? x² माइनस 4 में मेरे पास x प्लस 2 आ रहा है, x² प्लस 4x प्लस 4 में भी मेरे पास x प्लस 2 आ रहा है, बेशक उसकी पावर स्क्वायर है, नो मैटर। 2x² प्लस x माइनस 6 में भी मेरे पास x प्लस 2 ही आ रहा है। तो हमने हाईएस्ट पावर को देखना था। अब आप ये मत समझिएगा कि सेकेंड एक्सप्रेशन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, पावर हाईएस्ट है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाईएस्ट के साथ वाला वर्ड जरा देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन लेना है फिर हाई देखना है, हाई को और कॉमन को एक साथ कंसीडर करना है। तो x प्लस 2 क्योंकि पहले और तीसरे एक्सप्रेशन में x प्लस 2 की पावर 1 है और सेकेंड एक्सप्रेशन में x प्लस 2 की पावर 2 है, तो हम इन तीनों को देखेंगे कॉमन कौन सी हाईएस्ट आ रही है, 1 पावर आ रही है कॉमन में। तो इस वजह से हमारे पास HCF हो जाएगा x प्लस 2। और कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही, नहीं तो हम उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके HCF लिखते हैं। तो सिंपल हमारे पास x प्लस 2 की पावर 1 यानी x प्लस 2 मेरे पास आ रहा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही मेरा इस एग्जाम्पल का आंसर भी है। तो जब हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ मूव करेंगे तो हम यही मेथड अपनाएंगे। किसी जगह फार्मूलाज लग रहे होंगे, किसी जगह मिड टर्म ब्रेक हो रही होगी, तो इसी तरह डिफरेंट फार्मूलाज या मिड टर्म ब्रेक के कंसेप्ट को हम देखते देखते अपने HCF तक पहुंचेंगे। तो इस लेक्चर में आपको सिर्फ ये आइडिया देना था कि HCF बाय फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब देखते हैं HCF बाय डिवीजन कैसे करते हैं। HCF बाय डिवीजन हमने स्मॉल क्लासेस में करना सीखा भी था। अब क्योंकि वो लंबा प्रोसीजर है तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि HCF बाय डिवीजन जब हमने स्मॉल क्लासेस में किया था और जब हम अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करने जा रहे हैं, इन दोनों का आपस में कोई लिंक बनता नहीं है। डिवीजन वो भी थी, डिवीजन ये भी होगी, लेकिन टोटली डिफरेंट होगी, इसलिए वो डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैंने फैक्टराइजेशन कैसे बताया क्योंकि वो फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन काफ़ी हद तक मिलती है, जबकि डिवीजन नहीं मिलती, इसलिए हम सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की तरफ ही जाएंगे। हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक p(x) और एक q(x). याद रखिएगा जब भी इस तरह आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल गिवन हो तो आपने डिवीजन में आपने हमेशा करना क्या है, सबसे पहले आपने इस तरह का एक बना लेना है, क्योंकि आप जानते हैं हम डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं और फिर हम डिवीजन का प्रोसेस सारा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह का सिंबल सब बना लेना है। उसके बाद अब अंदर किस चीज़ को रखें, p(x) को रखें और बाहर किस चीज़ को रखें। याद रखिएगा हमेशा अंदर p(x) को रखना है और बाहर q(x) को रखना है,
क्लियर होगी बात, क्योंकि हमने रैशनल नंबर में भी पी ओवर क्यू पढ़ा था। तो पी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर आएगा और डिनोमिनेटर क्या है वो हमेशा बाहर जाएगा। अब ज़रा देखिए डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरह करना है कि अंदर आप देखें तो अंदर मेरा आपसे पहला सवाल कि अंदर मेरे पास x की हाईएस्ट पावर कौन सी गिवन है जी। x वेरिएबल की इसके अंदर मेरे पास हाईएस्ट पावर कौन सी गिवन है जी, हाईएस्ट पावर 3 यानी x क्यूब गिवन है। बाहर अगर आप देखें x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में भी मेरे पास हाईएस्ट पावर x की कौन सी गिवन है, क्यूब में गिवन है जी। जो अंदर भी और बाहर भी मेरे पास दोनों पावर क्यूब में गिवन है, तो मेरे पास कोई मसला नहीं। मैं डायरेक्ट इस x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को जो बाहर लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके नीचे इस तरह से उतार दूंगा। क्लियर होगी बात, जैसे हम करते थे 2 1 2 2 2 4, जैसे हम सिंपल डिवीजन करते थे वैसे ही हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अंदर भी और बाहर भी हमारे पास हाईएस्ट पावर सेम है। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर सेम ना आती तो हम x की किसी पावर से मल्टीप्लाई करके उसका पावर को सेम बनाते। तो क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर सेम है तो कोई मसला नहीं हमारे पास, हमने 1 से मल्टीप्लाई करके वो एक्सप्रेशन को एज इट इज नीचे उतार दिया। अब x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखना है। आप देख रहे हैं कि बाहर 7x है, 7x स्क्वायर नहीं है, यानी x स्क्वायर वाली टर्म बाहर नहीं मौजूद है जबकि अंदर मौजूद है। तो 7x स्क्वायर के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, 7x 1 से मल्टीप्लाई होकर 7x ही आ गया, तो उसको 14x से बिल्कुल नीचे लिखेंगे। x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली टर्म आ जाएगी, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली, क्योंकि x स्क्वायर वाली थी नहीं इसे हमने नहीं लिखा। 14x के नीचे x के नीचे x वाली टर्म आ जाएगी और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म आ जाएगी। x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब ही आ गया, माइनस 7x 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 7x ही आ गया और 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 ही आ गया। और हर एक के नीचे हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे आप जानते हैं कि स्मॉलर क्लास में हम कैसे करते थे सब्ट्रैक्शन डिवीजन में, सिमिलरली वही सब्ट्रैक्शन हमने करनी है। और जब सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो यहाँ पर सब के साइन नीचे वाले चेंज हो जाएंगे। x क्यूब के साथ इस वक्त प्लस का साइन है, 7x के साथ माइनस का साइन है और 6 के साथ प्लस का साइन है। ये सारे साइन अब आपस में हो जाएंगे चेंज। जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो अब x क्यूब जो ऊपर वाला है वो है प्लस में और नीचे वाला x क्यूब है माइनस में, ये तो कट जाएंगे आपस में इस तरह से। अब क्योंकि 7x स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है तो 7x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस के साइन को लेते हुए नीचे आएगा माइनस 7x स्क्वायर। 14x है और नीचे 7x के साइन चेंज हो चुका है, प्लस 7x हो गया, तो दोनों प्लस हो रहे हैं। 14 प्लस 7 किया तो 21x आ गया। 8 ऊपर माइनस में और 6 का साइन चेंज हुआ तो माइनस 6 है। माइनस माइनस हम जानते हैं कि होते हैं प्लस, 8 प्लस 6 किया तो हो गया 14, लेकिन क्योंकि 8 के साथ भी माइनस का साइन है और 6 के साथ भी माइनस का साइन है तो ये प्लस 14 नहीं बल्कि माइनस 14 हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्व करने के बाद नीचे आ जाएगा रिमाइंडर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। स्टूडेंट्स असल मसला अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो क्या स्टार्ट हुआ है, अब आप देखें बाहर जो मेरे पास लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसमें x की पावर क्या है, हाईएस्ट 3 पावर है, जबकि अब मेरे पास जो रिमाइंडर आया है 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, इसमें मेरे पास x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई है। आप देख रहे हैं कि अंदर जो है वो पावर कम आ गई है। ये इसी तरह है कि अगर आप सिंपल नंबर को डिवाइड करें तो अंदर आप 2 लिखें और बाहर आप 5 लिख दें। अब क्योंकि 2 छोटा है, 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो हम 0 पॉइंट लगाकर 0 लगाते थे फिर सोल्व किए करते थे। लेकिन अब यहाँ पर भी ये इसी तरह ही है कि बाहर पावर बड़ी आ गई और अंदर पावर छोटी आ गई। अब हम पॉइंट नहीं लगा सकते, वहाँ पर तो हम पॉइंट लगा देते, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। जब भी पावर कम आ जाएगी तो सबसे पहले आपने देखना है कि रिमाइंडर में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। ज़रा देखें, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, इस रिमाइंडर में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? जी द आंसर इज जस्ट ऑफ कोर्स कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और माइनस भी हम कॉमन लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग टर्म x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस 7 में कॉमन लूँगा, x स्क्वायर बच जाएगा। 7 के टेबल में 21 3 आता है तो 21 की जगह हो जाएगा 3, लेकिन क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। इसी तरह 14, 7 के टेबल में 2 था, 14 आता है तो 14 की जगह आ जाएगा 2,
लेकिन अगेन माइनस भी कॉमन लिया है तो -14 -2 की जगह +2 आ जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर होगी बात। अब आप जरा देखिए -7 मेरे पास ऊपर जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है उन दोनों में -7 इस तरह कॉमन आ रहा है क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो हमने कॉमन देखना है। मुझे P ऑफ x और Q ऑफ x दो जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्या उन दोनों पॉलिनोमियल में मेरे पास -7 इस तरह से कॉमन आ रहा है? जी, द आंसर इज नहीं आ रहा कॉमन। तो हम -7 को निगलेक्ट कर देंगे, कॉमन लेके इसको निगलेक्ट कर देंगे, भूल जाएंगे। अगर तो ऊपर पॉलिनोमियल में -7 इस तरह से कॉमन आ रहा होता तो हम जब क्वेश्चन के एंड में -7 को भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ऐड करते, लेकिन क्योंकि ये खाली इसमें आ रहा है, ये कॉमन आ ही नहीं रहा। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो गिवन थे ना, और तीसरा ये आ गया। अब तीनों में से कॉमन तो -7 आ नहीं रहा, जब कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, हम इसको भूल जाएंगे। तो -7 हो गया अलग, जैसे ही अलग हुआ मेरे पास बच गया x² -3x + 2, ये बच गया। अगेन अब इससे आगे आपने कॉलम बना लेना है सारा इस तरह से। जी, अब आप समझ गए x² -3x + 2 जो कि पहले रिमाइंडर था, अब ये रिमाइंडर नहीं बनेगा क्योंकि इसकी पावर कम है, तो इसलिए अब इसको हम रिमाइंडर नहीं बल्कि डिवाइजर बना देंगे। और x³ -7x + 3 जो कि पहले डिवाइजर बना हुआ था, अब उसको डिविडेंड यानी अंदर लिख देंगे इस तरह से। अब आप देख रहे हैं x³ -7x + 6 में x² वाली टर्म नहीं है, तो इस वजह से x² वाली टर्म की जगह मैंने 0x² लिख दिया। एक ही बात है अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर था, क्योंकि उसकी पावर कम थी, उसको हमने डिवाइजर बना दिया, और पहले जो डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड यानी अंदर लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो डिवाइजर है x², इसकी टर्म हाईएस्ट पावर x² है, और जो डिविडेंड अंदर है उसकी हाईएस्ट पावर x³ है। हमें इन दोनों की पावर को सेम बनाना पड़ेगा, यानी मुझे डिवाइजर x² -3x + 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये x² x³ में कन्वर्ट हो जाए। जी, अब मैं इस x² -3x + 2 पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर x से x² x से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिक सेम पावर ऐड हो जाएंगी, x² x से मल्टीप्लाई होकर x³ बन जाएगा, -3x x से मल्टीप्लाई होकर दोनों की पावर 1 1 है तो -3x x से मल्टीप्लाई होकर -3x² बन जाएगा, और 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा इस तरह से। और आप देख रहे हैं x³ के नीचे x³ x² के नीचे x² और x के नीचे x मैंने लिखा, तो x² -3x + 2 इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने x से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। अगर आप जानते हैं x³ के साथ पीछे पॉजिटिव का साइन है, साइन अब हमारे पास हो जाएंगे चेंज, प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने कटिंग करनी है। अब x³ ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ये हो जाएगा कट। ऊपर 0x² है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, नीचे 3x² प्लस में है तो 3x² एज इट इज नीचे आ जाएगा। ऊपर -7x है, नीचे -2x है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 7 + 2 हो जाएगा 9x, दोनों के साथ माइनस है तो -9x हो जाएगा, और +6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए कि डिवाइजर जो आया है x² -3x + 2 और रिमाइंडर जो आया है 3x² -9x + 6, दोनों की हाईएस्ट पावर सेम है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मसला एक और आ गया। डिविडेंड यानी रिमाइंडर जो भी आया 3x² -9x + 6, इसमें हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट भी आ गया और वो कोएफिशिएंट है 3, जबकि डिवाइजर जो है x² -3x + 2 जो कि बाहर है, इसमें हमारे पास x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमें x² का कोएफिशिएंट बनाना पड़ेगा ताकि दोबारा कटिंग हो सके। तो x² का कोएफिशिएंट बनाने के लिए मैं इसको +3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। +3 से इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बाद में पावर होनी है चेंज, तो पावर जब चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, तो आपस में कटिंग हो जाएगी। तो जब x² को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x² हो गया, -3x को 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हो जाएगा 9, तो -9x आ जाएगा, और +2 है तो 2 3 हो जाएगा 6, कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि, क्योंकि आप साइन चेंज हो जाएंगे, 3x² के पीछे पॉजिटिव का साइन है, अब सारे साइन हो जाएंगे चेंज, और जैसे ही साइन चेंज होंगे अब हमारे पास 3x² 3x से कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में गिवन है, 9x ऊपर माइनस में नीचे प्लस में कट हो जाएगा, 6 ऊपर प्लस में नीचे माइनस में कट हो जाएगा, सारा कुछ मेरे पास कट हो गया और मेरे पास अब रिमाइंडर आया 0। तो हमें इसी चीज़ की तलाश थी। जब भी हम HCF बाय डिवीजन का मेथड करेंगे तो हमने वो डिवाइज़र ढूंढना है जिसमें मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। जिस डिवाइज़र पर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो ही डिवाइज़र मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और वो डिवाइज़र इस केस में x² -3x + 2 है।
इस डिवाइडर पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया था। यही वजह है कि ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर होगी बात? और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग देनी थी मैंने कि कैसे हम एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। आप दोबारा इन एग्जांपल को, ये दोनों एग्जांपल मैंने बुक से ही उठाई हैं, आप इन एग्जांपल को प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।